Good morning, students. In our last class, we were discussing the muscular forces, right? That the force exerted by our muscles is called as the muscular force. Now, we are going to study further. Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. जो एनिमल्स होते हैं उनको भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना होता है ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ, राइट। मतलब एनिमल्स की बॉडी भी अगर कोई टास्क करती है तो उसके लिए दे हैव टू एक्सर्ट अ मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स लाइक बुलक्स, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. कुछ एनिमल्स जैसे कि बुलक हो गए, हॉर्सेस हो गए, डंकी, कैमल्स, ये सब कुछ ना कुछ फंक्शंस करते हैं। ये सब यूज़ आते हैं कुछ ना कुछ फंक्शंस करने के लिए, राइट। हमारे लिए बहुत से टास्क होते हैं, जैसे डंकीज़ हैं, डोंकी है तो जो डोंकी है वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बुलक्स है तो बुलक इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, जो बैलगाड़ियाँ होती थी पहले के टाइम पे। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं और कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प वी नीड दिस एनिमल्स। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ द मस्कुलर फोर्स। और इन टास्क को करने के लिए इन एनिमल्स को मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना होता है, राइट। जब तक वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक, जैसे कि ये बुलक है, राइट, ये बुलक कार्ट तब चलेगा जब ये बुल्स फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर ये बुल्स फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द बुलक टू मूव एंड टू कैरी द लगेज, राइट। So it is important for your bullocks to exert the force so that the cart can be moved. And this kind of force that is applied by the bulls on the cart is called as the muscular force, because it is due to the muscles of the bulls that the cart is moving, right. So that is why it is called as the muscular force. Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called as the contact force. Also, students, we have to keep one thing in mind, that the muscular force will be applied on the body only when it is in contact with the body on which the force is being applied, right. अगर वो body उसके contact में ही नहीं होगी तो मस्कुलर फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं है, राइट। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था बुक वाला। अगर वो बुक को हमको पुश या पुल करना है सो वी हैव टू टच इट और वी हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद दैट बुक बाय एनी मीन्स। अगर हम उससे कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू पुश और पुल द बुक। एंड सिंस कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है इस तरह के फोर्स के लिए, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस? लेट अस फाइंड आउट। क्या मस्कुलर फोर्स के अलावा कुछ और फोर्सेस भी हैं जो एग्जाम्पल हो सकते हैं मस्कुलर फोर्स का? सो इफ़ वी सी दैट, सो यहाँ पर फर्स्ट फोर्स है जो हमारे पास गिवन है हियर, द फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। Recall some of your experiences. A ball rolling along a ground gradually stops down and finally comes to rest. एक बॉल अगर ग्राउंड पर रोल कर रही है तो वो कुछ समय बाद स्टॉप हो जाती, कुछ समय बाद उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है और फाइनली वो रेस्ट में आ जाती है, राइट। बट हमने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और मूविंग है तो मूविंग में ही रहेगा, राइट। सो व्हाट इज़ दैट फोर्स या व्हाट इज़ दैट फैक्टर दैट इज़ मेकिंग द बॉल टू कम टू द रेस्ट? ऐसा कौन सा फोर्स होता है जिसके कारण जो मूविंग बॉल है वो रेस्ट में आती है? सो वी कैन से दैट द फोर्स जिसके कारण जो बॉल है वो रेस्ट में आएगी, उस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। जब फोर्स ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है तो ग्राउंड और बॉल की सरफेस के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है एंड दैट फोर्स इज़ कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। और उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही जो बॉल है उसकी स्पीड आफ्टर सम टाइम कम हो जाएगी और उसके कुछ समय बाद जो बॉल है वो रेस्ट में आ जाएगी, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स बॉल के मोशन को अपोज करेगा। when we stop pedaling a bicycle
अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं और पैडलिंग अगर हम स्टॉप कर देते हैं, अगर हम पैडलिंग नहीं करेंगे, सो इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो जब हम पैडलिंग नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद जो बाइसिकल है वो स्लो डाउन हो जाएगी और उसके कुछ समय बाद इट विल स्टॉप। A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, अगर हम एक कार और एक स्कूटर का एग्जांपल देखें तो कार और स्कूटर भी कुछ समय बाद रेस्ट में आ जाती हैं अगर हमने उसके इंजन को स्विच ऑफ कर दिया है तो। Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. उसी तरह से एक बोट भी रेस्ट पे आ जाएगी जब आप उसको रो करना बंद कर देंगे। जब तक हम उसको रो करते रहेंगे तब तक वो बोट पानी में तैरती रहेगी और जब हम रोइंग बंद कर देंगे सो द बोट विल कम टू द रेस्ट। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? इसी तरह से बहुत सारे और दूसरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं। In all these situations, no force appears to be acting on object. इन सारी सिचुएशंस में हमको ऐसा कोई फोर्स दिखता नहीं है जो किसी बॉडी पे वर्क कर रहा हो, लेकिन फिर भी देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। लेकिन फिर भी उनकी स्पीड जो है वो कुछ समय बाद कम हो जाती है और फाइनली वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ज़रूर है जो उन बॉडीज़ पर वर्क कर रहा है, बट वो फोर्स हमको दिखता नहीं है, राइट? वी कैन नॉट सी दैट फोर्स, बट एक्चुअली देयर इज सम फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स। व्हाट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण उनकी स्टेट ऑफ मोशन में कुछ चेंजेस होते हैं? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? क्या उन पर कोई फोर्स वर्क कर रहा होता है? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? क्या आप वो डायरेक्शन गेस कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पर? The force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. इन सारे एग्जाम्पल्स में जो फोर्स किसी बॉडी पर वर्क कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड. बॉल और ग्राउंड की सरफेस के बीच में जो फोर्स वर्क करता है दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द रेस्ट, जिसके कारण एक मूविंग बॉल जो है वो कुछ समय बाद रेस्ट में आ जाती है. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग. सिमिलरली बॉल और बोट के बीच का फ्रिक्शन जो है जब वो ज़ीरो हो जाता है, जब वो फ्रिक्शन की वैल्यू के कारण ही जो बोट है वो रेस्ट में आ जाती है जब आप रोइंग स्टॉप करते हो, राइट? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है और इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के. सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज़ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन पॉसिबल होता है. सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस. सिंस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट के कारण अराइज हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. इसका मतलब यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है और जब ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12. आप इसके बारे में चैप्टर 12 में और अच्छे से समझ में आएगा बिकॉज उस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. You may be wondering whether it is essential for the agents applying a force on an object to be always in contact with it. अगर
कोई सरफेस किसी दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो दोनों का कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, क्योंकि अगर वो दोनों कांटेक्ट में नहीं होंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, राइट। सो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए दोनों सरफेसेस का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस फाइंड आउट। कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जिनमें दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में ना हो तो भी चलता है, और ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सो ऐसे फोर्सेस जिसमें सरफेसेस का कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, दैट आर कॉल्ड एज द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें सबसे पहले है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स उस तरह का फोर्स है जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, राइट। दैट इज़ व्हाई इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। क्या जो रोलर्स में जो मैग्नेट लगे होते हैं, क्या वो मैग्नेट्स मूव करने लग जाते हैं जब आप दूसरे मैग्नेट को किसी पहले मैग्नेट के पास में लाते हैं? Does it always move in the direction of the approaching magnet? क्या वो हमेशा एक अप्रोचिंग मैग्नेट के पास में ही मूव करता है? What do these observations suggest? इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या समझ सकते हैं? So, does it mean that some force must be acting between the two magnets? तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि दो मैग्नेट्स के बीच में हमेशा कोई ना कोई फोर्स होता है जो कि वर्क करता है, राइट। सो हमेशा मैग्नेट्स के बीच में कोई फोर्स होगा जो वर्क करेगा। यू हैव लर्नड इन क्लास 6th दैट like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि दो मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली दो मैग्नेट्स के जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम पुश और पुल की तरह भी समझ सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, और अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुश कर रहे हैं उसका मतलब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? क्या आपको दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाना ज़रूरी है फोर्स को देखने के लिए? सो द आंसर इज़ नो। अगर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी दो मैग्नेट के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में नहीं होने के बावजूद भी दूसरे मैग्नेट पर एक फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, राइट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इस तरह के फोर्स को हम बोल सकते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट on a piece of iron is also a non-contact force। Similarly एक मैग्नेट पीस ऑफ आयरन पर जो फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स को भी हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स, राइट। सो ऐसा फोर्स जिसमें दो बॉडीज़ का आपस में कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल हो गया, राइट। नाउ सिमिलरली एक और फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी here one activity was given to you. That activity you have to read by your own. Now a straw is said to have acquired electrostatic charges after it has been rubbed with a sheet of paper। एक स्ट्रॉ जो है वो चार्जेस को गेन कर लेती है जब आप उसको एक शीट ऑफ पेपर पे रब करते हो, राइट। अगर हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझें तो एक कॉम्ब है, कंघा। अगर हम उससे कंघी करते हैं तो कुछ समय और अगर उस कंघे को, उस कॉम्ब को हम छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेकर जाएं तो वो जो पेपर पीसेस हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉम में एक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, छोटे छोटे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और उन चार्जेस के कारण वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है, राइट। तो जब उसमें चार्जेस प्रोड्यूस हो गए तो उन चार्जेस के कारण वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और ऐसा किसके कारण होता है? चार्जेस के कारण। सच अ स्ट्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। और ऐसी स्ट्रॉ को या ऐसे कॉम को हम क्या बोलेंगे? चार्ज बॉडी। द फोर्स exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is called as the electrostatic force। वो फोर्स जो कि एक चार्ज बॉडी पर एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी पर या दूसरी अनचार्ज बॉडी पर लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या सिंपल शब्दों में समझें तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स लगाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। वो फोर्स जो मैग्नेट एक दूसरे पर लगाते हैं उसको मैग्नेटिक फोर्स, और वो फोर्स जो चार्जेस एक दूसरे पर लगाते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स तब एक्ट में आता है जब बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं, राइट। सो जब बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होती है उस समय ये फोर्स एक्ट में आता है। मतलब ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। The electrostatic force therefore is another example of a non-contact force, right? That is why it is also one of the example of non-contact force. You will learn more about electric charges in chapter 15। आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में चैप्टर 15 में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। Now what do we mean by the gravitational force? हमने पढ़ लिए कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली एक और तरह का फोर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। जब कोई पेन या कोई कॉइन हमारे हाथों से गिरता है तो वो ग्राउंड की तरफ चला जाता है, राइट, सरफेस की तरफ, ज़मीन की तरफ चला जाता है। द लीव्स और फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड। जो लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो भी ग्राउंड की तरफ जाते हैं, ज़मीन की तरफ जाते हैं। When they get detached from the plant, जब वो प्लांट से टूटते हैं तो वो ग्राउंड की तरफ जाते हैं, राइट। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इज़ इट सो? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सो व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट। जब आपके हाथ में कोई कॉइन होता है तब वो कॉइन रेस्ट में होता है। एज सुन एज इट इज़ रिलीज्ड इट बिगिन्स टू मूव डाउनवर्ड। और जैसे ही आपने उस कॉइन को छोड़ दिया वो कॉइन जो है वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है, राइट। इसका मतलब हर चीज़ जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं या जो चीज़ अपने आप गिर रही है वो हमेशा गिरने के बाद नीचे की तरफ जा रही है, ग्राउंड की तरफ जा रही है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ कॉइन अंडरगोज अ चेंज। और जैसे ही आपने कॉइन छोड़ा तो जो कॉइन है उसकी स्टेट में चेंज हुआ। उसकी स्टेट पहले रेस्ट में थी, अब मोशन में आ गया है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? और क्या ऐसा हो सकता है? जब तक हमने पढ़ा है कि जब तक किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक उसकी स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, राइट। तो उस पर जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उसकी स्टेट भी चेंज नहीं होगी। विच इज़ दिस फोर्स? ऐसा कौन सा फोर्स है जिसके कारण वो जो कॉइन है वो नीचे आ जाता है, या कोई भी चीज़ अगर हमारे हाथों से छूटी, कॉइन हो, पेन हो, कुछ भी चीज़ हो, जो लीव्स पेड़ से टूट रही हैं, फ्रूट्स टूट रहे हैं, वो सब नीचे ही क्यों जा रहे हैं, ग्राउंड की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? ऐसा कौन सा फोर्स है जो उनको ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? सो दैट आंसर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारी अर्थ हम पर लगाती है या सारे ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। सारी चीज़ें अर्थ की तरफ गिरती हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पर एक फोर्स अप्लाई करती है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी फोर्स को क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी, या सिर्फ आप उसको ग्रेविटी भी बोल सकते हो।
दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ऑब्वियसली हमारी अर्थ सारी चीज़ों को पुल करने की कोशिश कर रही है, और पुल करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब वो फोर्स कैसा फोर्स हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्क करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, और पूरे समय हम पर अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है, राइट। हमको ऐसा लगता नहीं है, हम ऐसा फील नहीं कर पाते हैं कि हम पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट एक्चुअल में एक फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, और कंटिन्यूअसली हमारी अर्थ जो है वो हम पर एक फोर्स अप्लाई करती है, और उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप। जैसे ही हम किसी टैप को ओपन करते हैं, एक नल को ओपन करते हैं, टैप मतलब नल होता है, राइट। जैसे ही आपने उस नल को ओपन किया तो जो पानी है वो ग्राउंड की तरफ आने लग जाता है, राइट। जो पानी है वो नीचे की तरफ फ्लो होने लग जाता है, राइट। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। रिवर्स में भी जो वाटर है वो नीचे की तरफ फ्लो होता है, डाउनवर्ड फ्लो होता है ग्रेविटी के कारण। आपको पता है झरनों में जो पानी है वो हाई ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऐसा तो नहीं है नीचे से ऊपर जा रहा हो, राइट। मतलब सारी चीज़ें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as the gravitational force. Gravity अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिर्फ अर्थ ही हम पर एक फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, वो सारी चीज़ें एक दूसरे पर एक फ़ोर्स अप्लाई करती हैं, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। मतलब चाहे इवन हम हो, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हों, सारे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, सारी लिविंग थिंग्स, सारी नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीज़ें एक दूसरे पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रही हैं, और उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, सिंस सारी चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती हैं, अपने एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट। सो ऑल दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. So students, today we have seen the contact forces, then the non-contact forces, फिर electrostatic forces, and the last gravitational forces, right? So these are some of the types of forces that we come across in our day-to-day life. In our next class we will start our next topic, that is the pressure. अब फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, किसी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई करना और फोर्स अप्लाई करना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, all these things we will discuss in our next class. Okay, so that's all for today's class. Thank you.